तो अब हम अपनी हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले इस फ़ोटो को स्टडी करा था। इस फ़ोटो के अंदर सबसे ऊपर एक बार हम सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फटाफट एक बारी सारे पॉइंट्स बोलते। सबसे ऊपर हमने देखे थे जीसस क्राइस्ट, उनके साथ कुछ सेंट्स एंड एंजल्स। हमने इसमें पॉइंट क्या बनाया था कि जीसस क्राइस्ट अलॉन्ग विद द सेंट्स एंड एंजल्स गेज्ड अपॉन द पीपल फ्रॉम द हेवन। हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 था इन लोगों के बारे में। द पीपल ऑफ कौन से दो कॉन्टिनेंट से? दो कॉन्टिनेंट से, अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका एंड यूरोप, तो द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप marched in long trains offering respect to the statue of liberty. statue of liberty, यहाँ पे हमने statue of liberty देखी। statue of liberty के दो हाथों की दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने थर्ड पॉइंट बनाया। वो था कि the statue of liberty held the torch of enlightenment in one hand and in another held the charter of rights of man. charter of rights of man, थर्ड पॉइंट खत्म। हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आगे पढ़े कुछ खंडर चीज़ों के बारे में था। इनको हमने क्या लिखा? देयर एग्जिस्टेड सम रूइंस, सम शैटर्ड रूइंस ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम या फिर ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ क्राउन और कुछ थ्रोन के पीसेस देखे थे, राइट? हमारे 4 बेसिक पॉइंट्स ये थे। हमारा फिफ्थ पॉइंट था क्या? हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि एक्चुअली ये लोग चल ही क्यों रहे हैं, ये लोग यहाँ पे किस लिए मार्च कर रहे हैं, क्या इनका पर्पस है? इनका पर्पस है कि ये एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन सा मूवमेंट? एक ऐसा मूवमेंट जिसमें ये लोग अपनी लिबर्टी और अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे इकट्ठे। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट ये था। बाकी हमारे बेसिक 5 पॉइंट्स यही थे, बाकी हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद कर सकते हैं फॉर सेफर साइड। अब हम एक बार सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा फ्रेडरिक सूरो के बारे में अगर पूछे तो हम लिखेंगे फ्रेडरिक सूरो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट who dreamed of a world with democratic and social republics. Democratic का मतलब था a system by which people rule themselves through the elected representatives. Republics का मतलब था a system by which democracy is achieved, a system of government by which democracy is achieved. social एक system है जहाँ पे सारे assets और resources गवर्नमेंट ओन करती है, पब्लिक ओन करती है, कोई प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मार्च्ड वाइल ऑफरिंग होमेज या फिर रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हमारे मेन पॉइंट यहाँ पे था पीपल मार्च्ड। हमारा थर्ड पॉइंट था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास क्या थे? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। फोर्थ पॉइंट था हमारा रूइंस का, कि रूइंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स। हमारा फिफ्थ पॉइंट था डिस्टिंक्ट पीपल ग्रुप्ड एज नेशंस। हमने फ्लैग्स का इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि फ्लैग्स हमें एक्चुअली बताते क्या है? ये बताता है कि एक्चुअली जो पीपल है दे आर ग्रुप्ड एज नेशंस। ग्रुप्ड एज नेशंस के 2 पॉइंट्स है कि हमें कैसे पता चला कि ये लोग नेशंस में ग्रुप्ड है? हमें पता चला क्योंकि इन्होंने अपने फ्लैग्स पकड़े हुए हैं और इनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स भी अलग अलग हैं। हमारा 6th पॉइंट था पीपल्स मूवमेंट ऑल ओवर यूरोप एंड यूएस फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था हमारा क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट अलॉन्ग विद एंजल्स एंड सेंट्स gazed upon them from the heaven. gazed upon them from the heaven. हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में और यूटोपियन के बारे में। एब्सोल्यूटिस्ट था क्या? एब्सोल्यूटिस्ट को देसी लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते कि ये एक तरीके का मोनार्कियल सिस्टम था। ये था क्या? ये था एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी पावर एक्सरसाइज पे। जो सिंगल बंदा जो रूल कर रहा था एक कंट्री को, उसकी पावर जो वो एक्सरसाइज कर रहा था उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। वो कितनी भी पावर लगा सकता था, कुछ भी कर सकता था और कोई सामने से आवाज़ नहीं उठा सकता था। अब इसी से हमें इस एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम के 3 फीचर्स पता लगते हैं। वो फीचर्स क्या है? वो फीचर्स है सेंट्रलाइज्ड मतलब सारी पावर्स एक या 2 बंदे में सीमित हो, फोकस्ड हो एक सेंटर पर। नेक्स्ट इज मिलिटराइज्ड का मतलब मिलिट्री का सपोर्ट, सोल्जर्स, सैनिक, मिलिट्री का सपोर्ट। नेक्स्ट इज रिप्रेस्ड मतलब दबा के रखना, दबाव। जो सिटीजन्स हैं उनको कोई राइट नहीं है कि वो रूलर के खिलाफ कुछ बोल पाए, कुछ प्रोटेस्ट कर पाए या फिर अपनी राय रखे, तो ये हो गया रिप्रेस्ड। हमारे एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम का एक एग्जाम्पल था मोनार्की। तो हम एब्सोल्यूटिस्ट की एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं, सब साथ में बोलेंगे, याद होगा। नोट साथ के हाथ बनाने हैं ताकि साल के एंड में
पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना हो, अभी अभी क्लास के साथ याद कर लेंगे, रेगुलर रहना ताकि रोज़ का काम रोज़ ही याद हो जाए, घर पे एक्स्ट्रा समय नहीं लगाना, क्लास में ही याद करके ख़त्म करना है। तो हम एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन बोल रहे थे। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. The example of absolutist institution is monarchy system. Some features of absolutist institute are centralized, militarized and repressed. Next हमारा यूटोपियन. यूटोपियन हमने पढ़ा था. यूटोपियन क्या है? एक ऐसा विजन है सोसाइटी का, वो एक्चुअली सोसाइटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. हमारी सी सोच है कि शायद ऐसा कुछ एग्जिस्ट करे, इतना परफेक्ट, इतना आइडियल, कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करे जिसमें हम भी रहें, पर एक्चुअली में इतना परफेक्ट होता है कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. तो यूटोपियन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था अबाउट नेशन स्टेट. नेशन स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? ये 1 या 2 मार्कर में आ सकता है. नेशन स्टेट क्या? नेशन स्टेट इज डेवलप्ड व्हेन सिटीजन्स form a common identity. Citizens form a common identity. कॉमन का मतलब सामान्य, आइडेंटिटी का मतलब पहचान. जब सिटीजन सामान्य पहचान बना ले, एक दूसरे से रिलेट कर पाए उस एक कॉमन लिंक से, तब एक नेशन स्टेट बनता है. पर क्या ये कॉमन आइडेंटिटी हमेशा से होती है लोगों में? नहीं, ये डेवलप करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. टाइम इमेमोरियल की बजाय आप क्या लिख सकते हो? इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इन्फिनिट टाइम. इट हैड टू बी डेवलप्ड. It had to be developed through shared history, shared descents and struggles. Shared history मतलब जैसे कि हम लोग सेम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको शेयर्ड हिस्ट्री कहते हैं. हम लोगों का पास्ट सेम था, हमने स्ट्रगल करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हालांकि हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं करा, बट हम लोग उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज शेयर्ड डिसेंट्स. डिसेंट्स का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज. हम लोगों के डिसेंट्स सेम है, हमारे पूर्वज सेम है. नेक्स्ट, हम लोगों ने स्ट्रगल इकट्ठे करा है. जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पार्टिसिपेट करा था, उन लोगों ने स्ट्रगल इकट्ठे करा था, मिलके करा था, इसलिए एक दूसरे से रिलेट कर सकते थे. इसीलिए कॉमन आइडेंटिटी की भावना आना काफ़ी आसान था उस वक्त, इसीलिए नेशन स्टेट बन पाया. अभी जो टर्म है नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट पहले किसने बोला? किसने टर्म ये नेशन स्टेट डेवलप करी? अर्नस्ट रेनन. Ernst Renan was the one who coined the term nation state. Ernst Renan था जिसने nation state की term coin करी थी. ये 1 मार्क के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. Ernst Renan was the one who coined the term nation state. Next हम लोग the steps taken by French revolutionaries to promote the ideas of nationalism पढ़ेंगे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या स्टेप्स लिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए वो हम पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप था, उन्होंने फ्रेंच की लैंग्वेज में 2 वर्ड्स डिवाइस करे. वो 2 वर्ड्स क्या थे? ला पैट्री और ले सिटोयन. ला पैट्री और ले सिटोयन. ला पैट्री का मतलब क्या था? फादरलैंड, जबकि ले सिटोयन का मतलब था सिटीजन. ला पैट्री और ले सिटोयन उन्होंने डेवलप करा ताकि लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो पाए. पॉइंट नंबर 2, new tricolor French flag was introduced to replace the older royal one. older royal one का मतलब पहले के समय पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी. पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मोनार्की जो थी उसका खुद का एक फ्लैग था, उसका खुद का एक सिंबल था, फ्लैग था, जिसको अब नए ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग ने रिप्लेस कर दिया. तो रॉयल मतलब राजघराने का. तो the new tricolor French flag was introduced to replace the older royal flag. Next, Estates General. Estates General किसकी थी? Estates General क्या थी? जो ज़मींदार थे वो और उनके ऊपर के कुछ हेड्स एंड अलॉन्ग विद दैट मोनार्की जो रूलर है, उन सबकी इकट्ठे एक मीटिंग होती थी. उस मीटिंग को एस्टेट्स जनरल बोलते थे. एस्टेट्स का मतलब लैंड है, ज़मीन, भूमि. तो एस्टेट्स जनरल की जो मीटिंग थी, इसको ख़त्म करने की जगह पे इनका नाम काट के उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को कुछ चेंजेस लाने थे, मोनार्की सिस्टम ओवरथ्रो करना था, इसलिए उनको एस्टेट्स जनरल नाम तो पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको काट के उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया. नेशनल असेंबली, नेशन वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद था ताकि लोगों के अंदर नेशन स्टेट की भावना जगे, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो पाए.
तो द स्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली के अंदर अब कौन पार्टिसिपेट करते थे? जमींदार, मोनार्की सिस्टम नहीं। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे एक्टिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, और उनके अंदर से कुछ लोग इलेक्ट होकर इस नेशनल असेंबली के अंदर पार्ट लेते थे। नेक्स्ट, हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स मतलब गाने, वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, ओथ्स मतलब शपथ ली गई, एंड मार्टियर्स वर रिमेंबर्ड और कमेमोरेटेड। मार्टियर्स का मतलब जो जवान मर गए, लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए, उनको याद किया गया, उनके सैक्रिफाइस को याद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म लॉज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। अब वो एक टाउन से दूसरे टाउन पे जब मर्चेंट्स अपना सामान लेके जाते थे तो उनको अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जिसके कारण उनके गुड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती थी। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब टैक्स है, इंटरनल मतलब जो अंदर की थी, अंदर के जो टैक्सेस, बीच के जो टाउन्स के बीच के टैक्सेस थे, टाउन्स के बीच के छोटे मोटे जो टैक्सेस थे उनको अबॉलिश कर दिया था और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वो इंट्रोड्यूस्ड। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का मतलब जैसे कि अब 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है सबको पता है, कोई अलग अलग यूनिट्स यूज़ नहीं करता, पर पहले के ज़माने पे 1 मीटर 1 किलोमीटर की कोई भी और वैल्यू होती थी, लोगों की कोई फिक्स स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं थे, तो मर्चेंट्स को दिक्कत होती थी अपना सामान पहुंचाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हर किसी के लिए मेजर करने का वो जरिया अलग होता था। इसीलिए यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। लास्ट वन इज फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की तरह यूज़ करने पे प्रमोट किया गया, और जो रीजनल डायलेक्ट्स थी मतलब जो बीच में आसपास में बोली जाती थी, छोटे मोटे टाउन्स में आसपास में फ्रेंच के अलावा जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी उनको डिस्करेज किया गया। लोगों को बोला कि अब आप ये लैंग्वेज यूज़ मत करो, फ्रेंच यूज़ करो, क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज बनने वाली है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक शुरू होगा जैकोबिन क्लब्स हमने क्लास 9th SST में भी पढ़ा था। जैकोबिन क्लब्स क्या था? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चला और फ्रांस में वो लोग मोनार्की को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी ला पाए, तो आसपास की जगहों के जो लोग थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। उनको लगा कि जब फ्रांस अगर मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी ला सकता है अपने मेहनत से, तो क्यों ना हम भी यही करें, क्यों ना हम भी लिबर्टी लें, हम भी फ्रीडम लें और हम भी स्ट्रगल करें इकट्ठे मिलके, ताकि हम सबको फ़ायदा हो। इसीलिए फ्रांस के इवेंट्स से इंस्पायर होकर, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर जैकोबिन क्लब्स फॉर्म होने लगे। अब बात है कि जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करा किसने था, कौन थे इसके मेंबर्स? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स है रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स। 2 तरीके के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करा था, रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स। इन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करा कब? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेस हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन लोगों ने अपने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन्होंने जब क्लब्स फॉर्म करे, इनका एम क्या था, इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था कि फ्रेंच आर्मीज को अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने टाउन्स के अंदर लाना, फ्रेंच आर्मीज को अपने विलेजेस के अंदर बुलाना। क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मीज था एक प्रतीक किसका? फ्रेंच आर्मी सिंबल था किसका? लिबरलाइजेशन का, नेशनलिज्म का, क्योंकि फ्रांस में उन्होंने नेशन स्टेट बनाने में कामयाब रहे, उन्होंने मोनार्की को ओवरथ्रो करा, डेमोक्रेसी को लाए, इसलिए इनकी सक्सेस से बाकी लोग भी इंस्पायर होते थे। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स तो थे ही इंस्पायर्ड, बट फ्रेंच आर्मीज को बुलाने पर बाकी लोगों को विश्वास होता था कि हाँ, फ्रांस ने कुछ बहुत अच्छा करा, इसलिए हम भी कर सकते हैं। तो देयर एक्टिविटीज, यहाँ पे देयर कौन? ये जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स है, वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो थे, उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन्स क्या करती थी? वो प्रिपेयर करती थी एक वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। अब वो फ्रेंच आर्मीज को अपने पास, अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाते थे। तो ये जो फ्रेंच आर्मी थी, दे मूव्ड टू इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड, कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। देखा, फ्रेंच आर्मीज एक सिंबल बन गई थी किसकी? नेशनलिज्म की, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, नेशन स्टेट बनाने में, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसलिए लोगों ने मिलकर पहले तो जैकोबिन क्लब्स बनाए। अब जो लोग इस पर विश्वास कर नहीं पा रहे थे और जो लोग जैकोबिन क्लब ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उनको विश्वास दिलाने के लिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने इन फ्रेंच आर्मीज को अपनी जगह पर
अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने एरियाज में बुलाया ताकि बाकी लोगों को विश्वास हो, और वो भी नेशनलिज्म के इस फॉरेन कंसेप्ट पर विश्वास रखना शुरू करें। हमारा जैकोबिन क्लब्स का बहुत शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 नंबर का आ सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, न्यूज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द रिच मिडिल क्लास पीपल एंड द स्टूडेंट्स फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स एंड द स्टूडेंट्स फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स। पहले पॉइंट हमने लिखना है कि जैकोबिन क्लब्स कैसे फॉर्म हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस से रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म कर लिए। अब क्या करते क्या थे वो, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, ध्यान रखो एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स है, एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज इनटू देयर डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, विलेजेस, कुछ भी लिख सकते हो। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड वे। पढ़ा जैकोबिन क्लब्स एक्चुअली फॉर्म कैसे हुए थे। जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हुए थे रिच मिडिल क्लास पीपल के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा। कैसे इन्होंने फॉर्म कराए, क्यों इन्होंने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करे, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब उसके इंस्पायरिंग सक्सेस से लोग इतना इंस्पायर हुए, इतना इनकरेज हुए कि उनको लगा कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, अब हमारे एरिया के अंदर भी फ्रीडम और लिबर्टी मिलेगी हम लोगों को मोनार्की सिस्टम से। उनको लगा कि अब डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हो सकती है, इसलिए उन्होंने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करे। नेक्स्ट उन्होंने एक्चुअली करा क्या, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज और कैंपेन्स के द्वारा फ्रेंच आर्मीज के लिए वे प्रिपेयर करा, फ्रेंच आर्मीज के लिए वे प्रिपेयर करा ताकि वो लोग उनकी जगह पर आके बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें, ताकि वो लोग फाइट करें अपनी लिबर्टी और स्ट्रगल के लिए। नेक्स्ट, अब जो फ्रेंच आर्मी थी दे मूव्ड टू इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड, दे मूव्ड टू इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रेंच आर्मीज अब दो जगह भी लिखो तब भी सफिशिएंट है। दे मूव्ड टू इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। हम इसमें अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। एक्चुअली जो जैकोबिन क्लब्स इतने हमें अच्छे और इतने लाइक पॉजिटिव लग रहे हैं, एक्चुअली वो इतने पॉजिटिव थे नहीं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस और फोर्स यूज करने में बिलीव करते थे। एक्चुअली ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेंट्रल पावर बने जो पूरे जगह को रूल करे। मोनार्की नहीं चाहते थे, बट ये लोग ये चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग पावर्स हो जिससे वो पूरे एरिया को रूल करे। अब इसके लिए उन्होंने कोशिश करी कि लोग या तो ऐसे इंस्पायर हो जाए, वरना उन्होंने कहा कि वो एक्सट्रीम मेजर्स यूज करेंगे लाइक टेरर एंड वायलेंस ड्यूरिंग द एरा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोर्ड्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक बार जैकोबिन क्लब्स के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एक्चुअली इसको फॉर्म किसने करा, रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स ने। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्टिविटीज और कैंपेन्स के द्वारा फ्रेंच आर्मीज के लिए वे बनाई कि आओ और हमारे लोगों को इंस्पायर करो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, फ्रेंच आर्मीज अलग अलग जगह पे गए जैसे कि इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड, कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें यही लिखना है, कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फ्रांस से बाहर जाके वो नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना चाह रहे थे, कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अभी हम इस स्लाइड में हम सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट था क्या, क्यों आया, कैसे आया। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस में एक मिलिट्री कमांडर था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंडिंग एरा में बैंकरप्ट होने वाली थी, तब नेपोलियन बोनापार्ट जो एक मिलिट्री कमांडर था ऑलरेडी, उसने अपने आप को डिक्टेटर या फिर एम्परर घोषित कर लिया फ्रांस का। उसने कहा कि अब से मैं फ्रांस का डिक्टेटर हूँ। अब इसके आते ही क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, बट नेपोलियन बोनापार्ट ने आके डिक्टेटरशिप खड़ी कर दी। डिक्टेटरशिप को हम कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं मोनार्की रूल। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई, इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया। उसने डेमोक्रेसी एबॉलिश कर दी, और क्या कर दिया, डेमोक्रेसी एबॉलिश करी तो रीस्टोर कर लिया मोनार्कियल रूल। लास्ट पॉइंट, नेपोलियन बोनापार्ट ने हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने मोनार्की सिस्टम वापस ले आए, पर उसने अपनी मोनार्की सिस्टम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाए। कैसे,
उसने फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के अच्छे आइडियाज़ को अपनी मोनार्कियल सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करा. ही इम्पार्टेड सम रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स. रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स मतलब वो प्रिंसिपल्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इम्प्लीमेंट करे थे. उसने ये रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करे टू मेक द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लोगों को रूल करने का ढंग तरीका, लोगों को रूल करने का ढंग तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन. तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाला ताकि ये सिस्टम बन जाए और भी इफेक्टिव और रैशनल. अगर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में 1 या 2 मार्क का कुछ आए तो आप ये लिख सकते हैं. वैसे आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 1 मार्क के लिए. नेपोलियन बोनापार्ट एक्चुअली था क्या, एक मिलिट्री कमांडर था जिसने अपने आप को डिक्टेटर या फिर एम्परर घोषित कर लिया फ्रांस का. नेक्स्ट, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म कर दिया. फ्रेंच रेवोल्यूशन उसने खत्म कर दिया. कैसे? क्योंकि ऑलरेडी डिक्टेटर आ गया, वो डिक्टेटर बन गया, मतलब डेमोक्रेसी की जगह नहीं. और डेमोक्रेसी मतलब क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ऑटोमेटिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन तो खत्म ही हो गया. नेक्स्ट, उसने एबॉलिश करी डेमोक्रेसी, एबॉलिश करी डेमोक्रेसी और रीस्टोर करा मोनार्कियल रूल. रीस्टोर करा रीस्टोर मतलब वापस खड़ा कर लिया मोनार्की सिस्टम उसने. पर मोनार्की सिस्टम खोलने के बाद भी उसने क्या करा, उसने कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इम्पार्ट करे अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब एक सिस्टम जिसके तरीके से वो रूल करता है लोगों को रूल करने का ढंग तरीका. उसके अंदर वो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स उसने लाए ताकि उसका सिस्टम और इफेक्टिव हो. नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्कर में आता है. What reforms did Napoleon Bonaparte introduce? What reforms did Napoleon Bonaparte introduce? इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं? इसके अंदर बात कर रहे हैं सिविल कोड ऑफ कंडक्ट. नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी रिफॉर्म्स लाए थे उनको एक टेक्निकल टर्म से क्या बोलते हैं? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट. ये सिविल कोड ऑफ कंडक्ट क्या थे? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सारे रिफॉर्म्स थे जो नेपोलियन बोनापार्ट लाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. फ्रांस और उसके अलावा जो भी एरियाज उसने फ्रांस के अंडर कंट्रोल में ले लिया था. फ्रांस में तो वो अपने आप को उसने फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर लिया था. बट डिक्टेटर घोषित करने के बाद उसने फ्रांस के जो बॉर्डर्स पे और भी एरियाज थे और बहुत दूर तक के एरियाज उसने फाइट्स, वॉर्स के साथ वॉर्स जीत कर वो एरियाज अपने कंट्रोल में ले आया था. इन सभी एरियाज के अंदर उसने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे. अब ये रिफॉर्म्स थे क्या? ये रिफॉर्म्स सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखे गए थे. ये सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कौन से ईयर में आया था? 1804. इसको 1804 या 1804 नहीं, 1804 बोलते हैं. 1804 ईयर में वो क्या लाया था? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट. ये ईयर याद करना बहुत जरूरी, 1 मार्क में पूछा जाता है. नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या रिफॉर्म्स लाए? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के रिफॉर्म्स लाया. किस ईयर में? 1804 ईयर में. अब नेपोलियन बोनापार्ट के जो रिफॉर्म्स थे वो काफ़ी बेनिफिशियल थे. हालांकि हमें एक बारी को सुन के लगा होगा कि मोनार्की सिस्टम अगर वो लाया तो कुछ रिफॉर्म्स तो अच्छे होंगे ही नहीं, पर उसके रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बेनिफिशियल थे. इसलिए आज तक फ्रांस के कई जगहों पर नेपोलियन बोनापार्ट को हीरो कंसिडर किया जाता है. हालांकि इसके कुछ फ्लॉज थे जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. बट मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट के रिफॉर्म्स बहुत पॉजिटिव थे और फ्रांस के अंदर काफ़ी अच्छा रिफॉर्म लाया था वो. इसके कारण एजुकेशन सिस्टम, फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए थे. तो अब हम इसके आंसर पे चलते हैं. इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो भी फ्रांस के अंदर बर्थ प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस मतलब बेनिफिट्स जो थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब नोबिलिटी, क्लर्जी, इन लोगों को जो बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे बेनिफिट्स खत्म कर दिए. वो इन बेनिफिट्स के खिलाफ था. हालांकि मोनार्कियल सिस्टम में इनको बेनिफिट्स मिलते थे, बट नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्टेटरशिप में ये बेनिफिट्स खत्म कर दिए गए. तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है. उसने बहुत अच्छा काम करा. उसने क्या करा? बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस थे उसने वो खत्म कर दिए. नेक्स्ट, इसी पॉइंट का सेकंड सब पार्ट वो लाया इक्वालिटी बिफोर लॉ. हमने यूनिफॉर्म लॉज के बारे में पढ़ा था. जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो यूनिफॉर्म लॉज लाए थे. ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने भी क्या लाया? इक्वालिटी बिफोर लॉ. क्यों? क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करता था और रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को अपने रिफॉर्म्स के अंदर लाया था. उसने क्या करा? इक्वालिटी बिफोर लॉ. नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा. राइट टू प्रॉपर्टी, अब हर कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकता था, अपने नाम में रजिस्टर कर सकता था. तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या 3 चीजें पढ़ी. फर्स्ट पॉइंट होगा बर्थ प्रिविलेजेस खत्म कर दिए. सेकेंड हम बोलेंगे पहले प्रॉपर्टी के बारे में. राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया. सिक्योर मतलब अब कोई राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं कर सकता.
राइट टू प्रॉपर्टी सबका सिक्योर्ड है, किसी से कोई छीना नहीं जा सकता। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, बर्थ प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड, right to property was secured and equality before law was implemented। फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ बर्थ प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी के बारे में। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर छोड़ भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या रखना जरूरी, बर्थ प्रिविलेजेस खत्म करें और राइट टू प्रॉपर्टी लेके आया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रूल करने का, डिविजन्स। अच्छा, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पूरे स्टेट्स, सिटीज़, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। तो इन छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बटने के कारण यहाँ पे इनको रूल करना आसान होता है, इसीलिए फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, ये DIV डॉट है, ये डिविजन्स है, डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब एक ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स, लैंड को पूरे एरिया, सिटीज़, टाउन्स को छोटे ऐसे एरियाज में डिवाइड कर दिया, जो एरिया एक बंदा संभाल पाए, रूल कर पाए, उनके लोगों को रूल कर पाए, उनकी एरिया एक्टिविटीज़ पर नजर रख पाए और पीस मेंटेन कर पाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन जो थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया। पहले काफ़ी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन से अब उनको छोटा कर दिया गया, इतना कर दिया गया कि कोई एक बंदा आसानी से अपने आप उसको संभाल ले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड और फ्यूड, ये हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है इस पॉइंट का। हमारा नेक्स्ट सेकेंड सब पॉइंट है हमारा फार्मर्स के बारे में। इसमें लिखा है फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। अब फ्यूडल सिस्टम है क्या? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, बेसिकली फ्यूडल सिस्टम लैंड की देनदारी से रिलेट करता है, लैंड की देनदारी। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो रूलर से, मोनार्की से, उनके पास बहुत बड़ा लैंड होता था, वो अपने उस लैंड के बदले क्या करते थे, वो अपने उस लैंड को ना अपने कोर्ट मेंबर्स जो उनके दरबार में जो लोग, जो रिच मेंबर्स थे, जो उसके दरबार के हिस्से थे, उनको थोड़ा लैंड दे देते थे। अब वो लैंड क्यों देते थे, फालतू में क्यों बांटेंगे, वो लैंड इसलिए देते थे क्योंकि उनको कुछ सोल्जर्स चाहिए होते थे। इतनी बड़ी सोल्जर आर्मी कैसे खड़ी होती है, कैसे खड़ी होगी, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। कैसे इकट्ठा करते थे, वो अपने लैंड का कुछ हिस्सा कुछ अमीर लोगों को दे देते थे और जिसके बदले वो अमीर लोग उनको वापस क्या देते थे, सोल्जर्स, सैनिक देते थे उनको, तो इससे उनकी आर्मीज बड़ी होती थी। तो फ्यूडल सिस्टम बेसिकली था क्या, लैंड के बदले कुछ और लेना। तो जो ये किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो लोग अपना लैंड देते थे जिसके बदले उनको मिलते थे सोल्जर्स। ऐसी लैंड धीरे धीरे करके जब नीचे जमींदार तक पहुंचते थे तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार इन लैंड को देते थे छोटे फार्मर्स को, छोटा लैंड का टुकड़ा देते थे, जिसके बदले वो फार्मर्स उनको क्या देते थे, टैक्स, जिसके बदले फार्मर्स उनको टैक्स देते थे। उस वक्त पैसा इतना नहीं चलता था, तो पैसे की जगह फार्मर्स बेसिकली उनको क्या देते थे, अपना फूड क्रॉप, मोस्टली 1/3 ऑफ फूड क्रॉप वो अपना देते थे, किसको, जमींदार को, लैंडलॉर्ड को। किसके लिए, टैक्स के लिए। क्या, किस चीज़ का टैक्स, लैंड यूज़ करने का टैक्स। अपने लैंड यूज़ करने के टैक्स के लिए वो क्या देते थे, फूड ग्रेन्स देते थे। अब इन्हीं टैक्सेस को कहते हैं मैनोरियल ड्यूज। यहाँ पे MANOR ये वर्ड दिख रहा है, ये है मेनर या फिर मैनर क्या, मैनर होता है पेजेंट्स के लिए यूज़ करते हैं मैनर। ऐसे पेजेंट्स, ऐसे फार्मर्स जिनकी खुद की लैंड नहीं है, किसी और की लैंड पे कल्टीवेट करते हैं, उनको किसी और की लैंड पे कल्टीवेट करने को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बदले उनको कुछ टैक्स देने पड़ते हैं। इन टैक्सेस को क्या कहते हैं, इन टैक्सेस को कहते हैं मैनोरियल ड्यूज। तो क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इस फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया। मतलब लैंड के बदले उनसे टैक्स लेना, ये पूरा सिस्टम, लैंड के अदला बदली का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। ये सिस्टम ख़त्म कर दिया मतलब अब से पेजेंट्स को आगे लैंड पे कल्टीवेट करने के बदले में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा फ्यूचर में। बट जो पास्ट का उनका टैक्स ड्यू है, जो पास्ट का पहले का उनका टैक्स जो ड्यू है, उसका क्या, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए जो मैनोरियल ड्यूज थे, जो पुराने टैक्सेस थे जो ड्यू पड़े थे, ये भी माफ़ कर दिए गए। अब पेजेंट्स को कोई पुराने मैनोरियल ड्यूज देने ही नहीं थे, उनको फ्री कर दिया गया मैनोरियल ड्यूज से। और इसके अलावा पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम क्या था, सर्फ, SERF, सर्फ। ये सर्फ वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है वर्ड स्लेव से, ये स्लेव वर्ड से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अब क्या था, ये जो पेजेंट्स से, स्लेव और सर्फ में डिफरेंस क्या है। स्लेव होता है जिसकी खुद की कोई लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, वो किसी को भी बेचा जाता है, उससे कुछ भी काम कराया जाता है, उसका खुद का कोई वजूद होता ही नहीं है।
पर सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व काफ़ी सिमिलर होता है स्लेव से, उससे कुछ भी काम करवाते हैं, उससे सारा बात मनवाते हैं, पर सर्व की लीगल आइडेंटिटी होती है, उसका खुद का वजूद होता है। तो कह सकते हैं किसी एस्पेक्ट में सर्व जो है वो स्लेव से बेटर होते हैं, उनकी कंडीशन स्लेव से थोड़ी बेटर होती है। तो अभी जो पेजेंट से वो फ्री कर दिए गए थे सर्वडम से, तो हमने पेजेंट्स के छूट के लिए 3 चीज़ें पढ़ी। क्या? पहला, फ्यूडल सिस्टम, मतलब लैंड की वो अदला बदली वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। अब लैंड की अदला बदली का सिस्टम खत्म कर दिया, मतलब ये जो लैंड के जो टैक्सेस पे करते थे, टेक्निकल टर्म में उनको कहते हैं मेनोरियल ड्यूज, इन मेनोरियल ड्यूज को भी माफ कर दिया गया, पुराने मेनोरियल ड्यूज को माफ कर दिया गया, और इन पेजेंट्स को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया। किससे? सर्वडम से। कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो स्लेवरी से पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया। हमारा फर्स्ट पॉइंट था किसके बारे में? बर्थ प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी के राइट्स, बर्थ प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी के राइट्स। हमारा पॉइंट नंबर 2 था बेसिकली पेजेंट्स के बारे में, पेजेंट्स के बारे में क्या? फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, मेनोरियल ड्यूज माफ कर दिए गए। फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया मतलब फ्यूचर वाले मेनोरियल ड्यू तो खत्म, क्योंकि फ्यूचर में कोई लैंड की अदला बदली नहीं, बट पास्ट के जो मेनोरियल ड्यूज थे, पहले के जो मेनोरियल ड्यूज थे, उनको भी माफ कर दिया गया। और पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया, किससे? सर्वडम से, स्लेवरी से। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड थी क्या एक्चुअली में? टाउन्स में जो मर्चेंट्स थे, जो अपना सामान बेचते थे, जो अपनी मार्केट्स लगाते थे, इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने अपनी एसोसिएशंस बना ली। जो कई सालों से मर्चेंट्स हैं, उसी जगह पर सामान बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने अपनी एसोसिएशंस बना ली। इन एसोसिएशंस में उन्होंने क्या रूल रखा कि अब सपोज एक जगह पर 10 ट्रेडर्स हैं, वो वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे अपना सामान बेचते हैं। उन ट्रेडर्स ने अपनी एसोसिएशन बना ली कि इस पूरे ज़िले में सिर्फ हम ही अपना सामान बेचेंगे। अगर कोई नया बंदा आया, या तो उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और हमारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, टैक्सेस पे करना या फिर हमें कुछ फीस पे करना, वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर वो बात नहीं मानता तो उसको हम अपने एसोसिएशन में नहीं आने देंगे, मतलब अपने ज़िले में सामान नहीं बेचने देंगे। इसको बोलते थे गिल्ड्स। ये गिल्ड्स कहाँ फॉर्म होती थी? टाउन्स में, जहाँ पे मर्चेंट्स खुद इकट्ठे मिलकर अपनी एसोसिएशंस बनाते थे, जिसमें कोई भी नया ट्रेडर नहीं आ पाता था। अगर उसको आना ही था तो उसको गिल्ड्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो माननी पड़ती थी, जो आसान नहीं थी। तो ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, ये नए मार्केटर्स को डिस्करेज करती थी मार्केट में उतरने से। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्चुअली करा क्या? उसने इन मर्चेंट्स का ख्याल रखते हुए, जो नए मर्चेंट्स उभर रहे हैं उनका ख्याल रखते हुए उसने क्या करा? उसने जो गिल्ड में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ये जो गिल्ड फॉर्मेशन थी और ये गिल्ड एसोसिएशन की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसने रिमूव कर दी। हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा? नेपोलियन बोनापार्ट रिमूव्ड द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉर्म्ड इन द टाउन्स, thus allowing the new marketers to enter into the markets. हमने पहला पॉइंट पढ़ा बर्थ प्रिविलेजेस के बारे में, बर्थ प्रिविलेजेस और राइट टू सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो या फिर इसको सेपरेट पॉइंट बना के लिख सकते हो। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। हमारा दूसरा पॉइंट बेसिकली किसके बारे में है? पेजेंट्स के बारे में। पेजेंट्स के बारे में क्या? फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, जिसके कारण मेनोरियल ड्यूज जो पहले के थे वो भी खत्म कर दिए, माफ कर दिया गया पेजेंट्स को, और पेजेंट्स को फ्री कर दिया। किससे? सर्वडम से, सर्वडम स्लेवरी से फ्री कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, अब हमने ये गांव के बारे में बात कर ली, तो नेक्स्ट बात करेंगे शहर के बारे में। टाउन्स में क्या? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी, जो मार्केटर्स की, ट्रेडर्स की जो फॉर्म्ड एसोसिएशन थी, उनको रिमूव कर दिया। जब कोई भी नया बंदा आके मार्केट में बैठ सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंप्रूव कर दिया गया। कच्ची सड़कें थी, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं था, कम्युनिकेशन के फैसिलिटीज़ नहीं थी, फ़ोन नहीं होते थे तब, आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बट नेपोलियन बोनापार्ट ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को काफ़ी इंप्रूव करा। नेक्स्ट, मर्चेंट्स। हमारा फिफ्थ पॉइंट बेसिकली क्या? अब हमने बात करी थी कि एक्चुअली काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट। कैसे? क्योंकि जो मर्चेंट्स ने रियलाइज़ करा दैट यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्ड वेट्स। यूनिफॉर्म लॉज की बात हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात के टाइम पर भी करी थी, बात ऊपर इधर भी करी। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के प्रिंसिपल में से क्या उठाया? यूनिफॉर्म लॉ उठाया, और एक और चीज़ उठाई। क्या उठाई? स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स लाया था, वो बिल्कुल आया था। हमने कौन सा पॉइंट में पढ़ा था? हमने उस पॉइंट में पढ़ा था जिसमें लिखा था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, या फिर यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है? ये जो मर्चेंट्स थे उन्होंने रियलाइज करा, उन्होंने ये समझा कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज है और ये जो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स है,
स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर से उन्होंने इम्प्रूव करा. क्या इम्प्रूव करा? द मूवमेंट ऑफ गुड्स. मूवमेंट ऑफ क्या गुड्स? सिर्फ गुड्स ही मूव करते थे? नहीं, कैपिटल, पैसा, रिसोर्सेज, सर्विसेज, ये भी तो मूव करती थी. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में हेल्प करी, गुड्स एंड कैपिटल में हेल्प करी. तो नेपोलियन बोनापार्ट के 5 पॉइंट्स फटाफट से रिवाइज करते हैं, साथ साथ बोल रहेगा याद होना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर रिवाइज करेंगे. आज थोड़ा बीच में क्लास में डिस्ट्रप्शन हो गई, इसलिए क्लास थोड़ी जल्दी एंड करनी पड़ेगी, पर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे. स्क्रीनशॉट लेने हैं और सारे नोट्स बनाने हैं. साथ के हाथ याद करना है, घर पे समय नहीं लगाना. ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के बाद 5 मिनट जो मैंने नोट्स दिए हैं वो एक बार रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा रोज रिवाइज करने पर. तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट था, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट इन द ईयर 1804, जल्दी जल्दी बोलूँगी, जल्दी जल्दी बोलेंगे. सिविल कोड ऑफ कंडक्ट 1804 में क्या था? फर्स्ट पॉइंट था बर्थ प्रिविलेजेस खत्म करे, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी सबको अलाउ करा, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाई करे, यू कैन एक्सक्लूड इट, छोड़ सकते हो. ये हमारा बेसिकली सेकंड पॉइंट किसके बारे में? पेजेंट्स के बारे में. पेजेंट्स के बारे में 3 चीज़ें थी. फ्यूडल सिस्टम, लैंड की अदला बदली फॉर टैक्सेस खत्म कर दिया, टैक्सेस यानी कि मिनोरल ड्यूज माफ़ कर दिए गए, और पेजेंट्स को सर्वडम से राहत दे दी, खत्म कर दिया सर्वडम, स्लेवरी ही खत्म कर दी. थर्ड पॉइंट, टाउन के बारे में. हमने पेजेंट यानी कि विलेज के बारे में पढ़ा, अब टाउन के बारे में पढ़ेगी. जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी, गिल्ड क्या था? मार्केटर्स ने जो अपनी एसोसिएशंस फॉर्म करी थी किसी नए मार्केटर को आने से रोकने के लिए, वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया टाउन्स में से. विलेजेस में होती नहीं थी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि विलेजेस में बेसिकली पेजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे. फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया. क्यों? ताकि लोग अपने गुड्स को टाउन से विलेजेस से ले पाए. इसलिए इससे विलेजेस के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई. नेक्स्ट, मर्चेंट्स ने फाइनली ये रियलाइज़ करा कि जो यूनिफॉर्म लॉज और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, ये दोनों हमने फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के पॉइंट में भी पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट के रिफॉर्म्स में भी पढ़ रहे हैं, दोनों में कॉमन थे, याद रखना. यूनिफॉर्म लॉज और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स दोनों में कॉमन है. अब इसमें मर्चेंट्स ने रियलाइज़ करा कि इन दोनों से मर्चेंट्स को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उनके गुड्स और कैपिटल, सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स और कैपिटल पैसा, रिसोर्सेज और सर्विसेज, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल रहा. अब हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं. अब हमने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इतने पॉजिटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे फ्रांस में और बाकी जगहों पर, इतने पॉजिटिव कि आज तक फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को हीरो माना जाता है. पर फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट एक इतने पॉजिटिव रूलर के हिसाब से नहीं देखा जाता हिस्ट्री में. उसके कुछ रीजन थे. नेपोलियन बोनापार्ट के रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी थी. वो कमी क्या थी? नेपोलियन बोनापार्ट के रूल में, पहले तो लोग नेपोलियन बोनापार्ट के रूल से बहुत खुश थे. उनको लगा नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली हमारे नेशन स्टेट डेवलप कर रहा है, वो फाइनली हमें लिबर्टी और फ्रीडम दे रहा है, बट एक्चुअली नहीं हो रहा था. हालांकि मर्चेंट्स, पेजेंट्स और बाकी लोगों को काफ़ी फ़ायदे मिल रहे थे, पर कुछ गड़बड़ थी. क्या थी? क्वेश्चन क्या है? वाई वर द पीपल नॉट हैप्पी विद नेपोलियंस रूल? People were not happy with Napoleon's rule. Why? Because people's reaction was mixed. Initially, the French armies, जैकोबिन क्लब्स क्या करते थे? फ्रेंच आर्मीज को अपने एरियाज के अंदर बुलाते थे. क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मीज को क्या माना जाता था? उनको माना जाता था एक सिंबल किसका? नेशनलिज्म का. कि वो नेशनलिज्म का ये जो आइडिया है वो बाकी लोगों में भी स्प्रेड करेंगे. इसलिए जैकोबिन क्लब्स क्या करते थे? अपने एरिया में फ्रेंच आर्मीज को बुलाते थे. कहाँ गए फ्रेंच आर्मीज? इटली, बेल्जियम और हॉलैंड, राइट? तो इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स. ये वर्ड हार्बिंजर्स आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है. इसके जगह पर कोई सिनोनिम यूज कर सकते हो, बट हार्बिंजर्स का एक्चुअली मतलब क्या है? हार्बिंजर्स मतलब a person who announces the arrival of another. एक्चुअली क्या फ्रेंच आर्मीज को समझा जाता था कि अगर फ्रेंच आर्मीज जिस जगह पर विजिट कर गई, उस जगह पर फ्रेंच आर्मीज के जाने के बाद लिबर्टी आ जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी. तो फ्रेंच आर्मीज को पहले किस नजरिए से देखा जाता था? जैकोबिन क्लब से भी हमने यही पढ़ा था कि इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी. हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कहाँ जहाँ वो गए? यहाँ पे हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड. यहाँ पे इटली भी लिख सकते हैं. हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड, कोई 2 जगह लिखनी है. तो इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज
were welcomed as harbingers of liberty. But soon this welcome, लोग हालांकि उनको बहुत प्यार से अपनी जगह पर बुलाते थे, बट soon लोगों ने ये करना बंद कर दिया. वो फ्रेंच आर्मीज को अपनी जगह पर नहीं बुलाते थे. क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि हालांकि नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब रूल करने के ढंग के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करे हैं, पर कहीं ना कहीं नेपोलियन ने एक चीज़ उन लोगों से छीन ली. और वो एक चीज़ क्या थी? एक चीज़ थी उनका पॉलिटिकल फ्रीडम. उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम क्या? नेपोलियन क्या था? डिक्टेटर रूलर था, एम्परर था. मतलब लोग राइट नहीं कर सकते, वोट्स नहीं कर सकते थे. उनके पास कोई राइट नहीं था वोट करने का. उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो खुद से अपना रूलर चूज करे. वो खुद से अपने आप से अपना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं कर सकते थे. जो भी नेपोलियन कहे उनको उसकी बात माननी ही पड़ती थी. क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट था वो. लोग रिप्रेस्ड थे, कुछ बोल नहीं सकते थे. इसलिए लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम गई. पॉलिटिकल मतलब राइट्स वाली, रूल्स वाली, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी उनके पास. तो सून द वेलकम टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडलीनेस. लोग पहले तो काफ़ी अच्छे भाव से उनको बुलाते थे अपने पास कि आओ हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करो, बट सून उन्होंने इनको बनाना बंद कर दिया. वो उनको पॉजिटिव नोट पे नहीं देखते थे, वो उनको हॉस्टाइल एटीट्यूड से देखते थे, अनफ्रेंडली एटीट्यूड से देखते थे. When it became clear that the new changes in administration system costed them their freedom. कौन सी फ्रीडम? पॉलिटिकल फ्रीडम. उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही थी. नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन था, पहली बात तो थी कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही थी. बट नेपोलियन के बेसिक मेन तीन रीजंस जिसके कारण नेपोलियन के रूल से लोग खुश नहीं थे. वो 3 रीजंस क्या थे? उनमें पहला था इंक्रीज्ड टैक्सेशंस. नेपोलियन ने पेजेंट्स को तो फ्यूडल सिस्टम से, मैनोरियल ड्यूज से और सर्फडम से आज़ाद कर दिया था, पर लोगों के लिए जो टैक्सेस उनको पे करते थे, सबको जो टैक्सेस इन टोटालिटी इन जनरल पे करने थे वो बढ़ा दिए. टैक्सेस बढ़ गए. सेंसरशिप वर्ड तो हमने सुना भी है. सेंसरशिप यहाँ पे किसके लिए? प्रेस की फ्रीडम. प्रेस क्या? जो रिपोर्ट करती है पूरे देश की न्यूज़. प्रेस जर्नल्स. क्या कर दिया? प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको ख़त्म कर दिया. कोई भी प्रेस किसी भी न्यूज़ के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकती थी लोगों को. कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर सकता था लोगों को. इसको बोलते हैं सेंसरशिप. कोई न्यूज़ चैनल कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर सकता था. इसको बोलते हैं सेंसरशिप. नेक्स्ट इज फोर्स रिक्रूटमेंट. क्या? जो वहाँ पर जो नेपोलियन था उसको अपनी आर्मी बढ़ानी पड़ी. क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि फ्रांस को अपने एरिया के अंडर लेने के बाद उसने आसपास के भी जो एरियाज थे उनको भी अपने एरिया के अंदर लेना शुरू करा. उसका एरिया अंडर रूल बड़ा होता गया, तो उसको आर्मी बड़ी चाहिए थी लोगों को संभालने के लिए. उसके बॉर्डर्स बड़े हो रहे थे तो उसको आर्मी भी बड़ी चाहिए थी प्रोटेक्ट करने के लिए. आर्मी बड़ी कहाँ से आ रही थी? वो लोगों को फोर्सफुली अपनी आर्मी के अंदर डाल लेता था. फोर्सफुली विलेजर्स के अंदर जाके लोगों को उठा लेता था कि आओ आर्मी में तुम हिस्सा हो. टाउन्स में जाके ऐसे लोगों को पकड़ लेता था कि आओ अब तुम हमारी आर्मी के हिस्से हो. तो जो 3 गलत चीज़ें नेपोलियन ने करी जिसके कारण लोगों को नेपोलियन का रूल पसंद नहीं आया, वो क्या था? पहला, इंक्रीज टैक्सेस. पेजेंट को हालांकि सबसे माफ़ कर दिया, पर जनरली सभी के जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए. इंक्रीज टैक्सेशन. पॉइंट नंबर 2 इज सेंसरशिप. क्या? जो प्रेस न्यूज़ चैनल की जो फ्रीडम थी कि वो कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं, वो ख़त्म कर दी. न्यूज़ चैनल नेपोलियन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसको फॉलो करे बिना कुछ भी नहीं दिखा सकते थे. जो नेपोलियन के रूल ने हाँ करी उसे वही दिखाना, उसके अलावा कुछ नहीं. इसको बोलते हैं सेंसरशिप. नेक्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मीज. नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मीज के अंदर फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट करा. रिक्रूट मतलब ज्वाइन कर लिया, उनको अंदर डाल लिया ताकि उसकी आर्मी बड़ी हो, क्योंकि उसका एरिया अंडर रूल उसका बड़ा हो जा रहा था. उसको अपनी आर्मी बड़ी करनी थी, इसलिए उसने लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट कर लिया. रिक्रूट मतलब ज्वाइन कर लिया, लोगों को अपनी आर्मी के अंदर शामिल कर लिया. और ये 3 चीज़ें जिसने क्या करा? आउटवे करा. आउटवे का मतलब ओवर बैलेंस कर दिया द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस. हमने सुना कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के काफ़ी फ़ायदे थे, हमने पढ़ा काफ़ी अच्छे फ़ायदे थे, पर
जो 3 बेसिक चीज़ें जिसके कारण इसके ये जो फ़ायदे थे सब लोगों ने छोड़ दिए देखने, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 3 बड़े जो नुकसान थे इसके रूल के क्या थे? इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फ्रेंच आर्मीज के अंदर फोर्सफुली रिक्रूट करना। इसके कारण लोगों का रिएक्शन क्या था? मिक्स्ड। लोगों का रिएक्शन था मिक्स्ड। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये चीज़ें सारी याद कर लेना घर में, चाहे तो 5 मिनट लगा के सारे नोट्स बनाने हैं, एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर सारा रिवाइज करेंगे और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू। लेट्स एंड द क्लास।